हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमने क्लास 12th का जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था वो कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक सारे एमसीक्यूज हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और स्पेशली सीईटी और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हमने अपने चैनल पे लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं। ये जो लाइव सेशंस हमने स्टार्ट किए हैं, ये सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन सेशंस में हम आपको लाइव पोल्स सॉल्व करवाते हैं। जैसे मेंटी क्विज होता था, वैसे हम आपको लाइव पोल्स देते हैं और उसमें आपको सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप लोगों ने लाइव सेशंस अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नेक्स्ट लाइव सेशन जब भी हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के जो 4 चैप्टर्स है जो फार्मेसी सीईटी में आने वाले हैं, विच आर नॉट फॉर बीएससी नर्सिंग, लेकिन फार्मेसी सीईटी के सिलेबस के हिसाब से जो 4 सीईटी के चैप्टर्स है 11th स्टैंडर्ड के, वो हम स्टार्ट करने वाले। आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, और आज के सेशन में हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स का ऑन एन एवरेज अगर हम वेटेज देखें तो 4 to 5 मार्क्स का इसका वेटेज काउंट किया जाता है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वन शॉट लेक्चर अपने चैनल पे अवेलेबल है और एमसीक्यूज आज मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो अगर आप ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेशन के साथ। ये रहा अपना फर्स्ट एमसीक्यू। मॉर्फिन इज द फर्स्ट अल्कोलॉइड विच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम डैश। मॉर्फिन कहाँ से आइसोलेट किया गया था एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो मॉर्फिन जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का काम करता है, इट एक्ट्स एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये हम कौन से प्लांट से आइसोलेट करते हैं? अजाडिरेक्टा इंडिका, ये तो नीम का प्लांट है, इससे एक्सट्रैक्ट नहीं होता, इतना तो पक्का है। और ये वटाने का प्लांट है, इससे भी एक्सट्रैक्ट नहीं होता। अब ये दोनों बचे। तो मॉर्फिन इज द फर्स्ट आइसोलेटेड अल्कोलॉइड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैपेवर सोमनीफेरम, है ना, अपना ओपियोइड्स, दैट इज मॉर्फिन। So it is not isolated from hibiscus also, it is isolated from Papaver somniferum, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following enzyme is responsible for this conversion? अभी ये बेसिकली अपना ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे में हमने क्या पढ़ा है कि हमारा ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो हमको पायरुविक एसिड मिलता है। बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ये पायरुविक एसिड आगे जाके हमारा क्रेब्स साइकिल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा और हमको एटीपी मॉलिक्यूल्स बना के देगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो स्ट्रक्चरल कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन हमको कौन से एंजाइम की मदद से देखने मिलता है? इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? एंजाइम आइसोमरेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन रिएक्शंस आर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, आप सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास मोनोसैकेराइड शुगर है, यू हैव मोनोसैकेराइड शुगर, और इससे आप पॉलीसैकेराइड शुगर बना रहे हो, तो दिस इज एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या होता है? आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, आप इसको ब्रेक डाउन करके सिंपल प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके आपने अमीनो एसिड बनाया, तो दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और अगर मैं अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाऊंगी तो दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ये वाला जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है? माल्टोज को जब मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो मुझे ग्लूकोज मिलता है। माल्टोज इज डाइसैकेराइड एंड ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, तो ये कैटाबॉलिज्म वाला रिएक्शन है। यहाँ पे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अमीनो एसिड से प्रोटीन मिल रहा है। दिस इज सिंपल, दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एनाबॉलिज्म, तो ये एनाबॉलिज्म है। फर्स्ट रिएक्शन कैटाबॉलिज्म, सेकंड रिएक्शन एनाबॉलिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके,
Which of the following pair of nitrogen bases of nucleic acids is wrongly matched? ओके अब नाइट्रोजन बेसिस की बात की गई है तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है उनको ये ट्रिक पता होगी, ऑल गॉड्स आर प्योर। तो ऑल मतलब एडिनाइन, ए फॉर एडिनाइन, एंड गॉड मतलब जी, जी फॉर गुआनाइन। ऑल गॉड्स आर प्योर, प्योर मतलब प्यूरिन, सो एडिनाइन एंड गुआनाइन प्यूरिन में आता है। एंड पिरिमिडिन्स में आता है कट, CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। तो यहाँ पे हमको पेयर चेक करना। ओके एडिनाइन एंड गुआनाइन प्यूरिन्स में आता है, करेक्ट। यूरासिल एंड साइटोसिन पिरिमिडिन में आता है, करेक्ट। यूरासिल एंड थाइमिन भी पिरिमिडिन्स में आता है, करेक्ट। एडिनाइन और थाइमिन एक साथ नहीं आता, या एडिनाइन और थाइमिन एक साथ आता है बट ये डीएनए के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पे हमको नाइट्रोजन बेस का पेयरिंग बोला है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं बोला है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर इनकरेक्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके लेट्स सी स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं। राइबुलोज एंड फ्रुक्टोज दे कंटेन कीटोन ग्रुप। फ्रुक्टोज शुगर के पास कीटोन ग्रुप होता है, राइबुलोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कीटोन शुगर, सो दिस इज करेक्ट। मोस्ट शुगर्स फाउंड इन नेचर आर मोनोसैकेराइड, ये गलत है। हमको नेचर में डायरेक्ट ग्लूकोज कभी नहीं मिलता, वी नेवर गेट मोनोसैकेराइड्स डायरेक्टली। नेचर में डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट है, जैसे सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन करके हम मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। सो मोस्ट ग्लूकोज फाउंड इन नेचर आर इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाइड्रोजनेटेड टू प्रोड्यूस फैट, दिस इज करेक्ट। वनस्पति घी वगैरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। So option number B is the incorrect statement because most sugars are in the form of disaccharides. They are not in the form of monosaccharides. Okay. Next. Okay. एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अभी आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करो। BSc नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं आपको हमने यहाँ पे एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है, आप ये सैम्पल पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के क्वेश्चंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको इस पेपर से पता चलेगा। आपको हमने साइंटिस्ट के नेम्स की PDF प्रोवाइड की है, आपको हमने 2021 के इम्पॉर्टेंट PCM और PCB के PYQs प्रोवाइड किए हैं। हमने यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया है जिसमें आपको 200 MCQ प्रोवाइड किया है। तो आपको बस ऐप लॉग इन करके ये लाइन पे क्लिक करना है और आपका फ्री मटेरियल सेक्शन ओपन करना है। जैसे ही आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे आपको आपका मॉक टेस्ट का फोल्डर भी मिल जाएगा और आपको आपके फ्री सैम्पल पेपर्स का भी PDF मिल जाएगा। अगर आपको और ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स चालू है। आपका एग्जाम आने वाला है, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना आपके लिए ये यूजफुल हो। यस ऑल राइट। और ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं ये सारे के सारे हमने PYQs बेसिस पे सॉल्व किए हैं, मतलब आपके लिए बनाए गए हैं। तो आपको जितना PYQs मटेरियल्स मिलेगा उतना आपके लिए यूजफुल होगा फॉर योर दिस ईयर CET एग्जाम। ऑलराइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम खत्म होने के बाद आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, नर्सिंग एग्जाम खत्म होने के बाद, मतलब आपके फार्मेसी के एडमिशन, आपके इंजीनियरिंग के एडमिशंस, आपके नर्सिंग के एडमिशंस, ये जितनी भी काउंसलिंग वीडियो होगी ये सारी वीडियो अब से हमारे न्यू चैनल ज्ञान लैब ट्यूटोरियल पे आपको मिलेगी। तो इस चैनल के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको ज्ञान लैब ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपको काउंसलिंग वीडियोस या कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पे आपसे मिले करेगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect for sucrose? सुक्रोज के बारे में क्या रॉन्ग स्टेटमेंट हमको इधर बताया है? देखो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, ओके, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों आइसोमर्स हैं। So it is a disaccharide, it is a non-reducing sugar, it cannot pass through the cell membrane by diffusion. This is also correct क्योंकि ये बड़ा शुगर है ना, ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, इसको हमको तोड़ के ही अंदर भेजना पड़ेगा। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ माल्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये गलत स्टेटमेंट है। सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है।
माल्टोज से नहीं बना है, माल्टोज खुद एक डाइसैकेराइड है और ये मोनोसैकेराइड है। तो सुक्रोज इज नॉट मेड अप ऑफ माल्टोज, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर इज द इनकरेक्ट स्टेट, ये देखो। ओके, नेक्स्ट, मायोग्लोबिन कंटेन्स व्हाट। देखो जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हमारा सिंगल अमीनो एसिड का चेन है, इफ वी हैव अ सिंगल चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हमारा स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में है या फिर स्पाइरल फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केराटिन प्रोटीन। ओके, सिल्क फाइबर्स, केराटिन प्रोटीन। अगर हमारा स्ट्रक्चर 3 अलग अलग चेन से बना है, इफ अवर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट चेन्स, तो इसको बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टर्सरी स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखने को मिलता है, मायोग्लोबिन में। और अगर मैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करूं, मतलब अगर 4 अलग अलग प्रोटीन चेन्स होती है तो उसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आएगा हीमोग्लोबिन, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो सेकेंडरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन का जो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है, ये हमको सिल्क फाइबर्स में देखने मिलता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन सिल्क फाइबर्स। ओके, और केराटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमको नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखने मिलता है। टर्शरी प्रोटीन देखो ऐसा दिखाई देता है, दिस इज द टर्शरी प्रोटीन। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग प्रोटीन के चेन्स दिखाई देंगे, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंड दीज हायर प्रोटीन्स आर स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जितना ज्यादा आपका लूपिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प लगेगी। अगर हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर सिंपल है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से भी स्टेबल हो सकता है, पण आपलं प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट असेल तर सल्फाइड बॉन्ड्स आपल्याला लागतात। और ये आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, 4 प्रोटीन चेन है म्हणून क्वार्टरनरी। तो टर्शरी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या आएगा, इन लार्ज प्रोटीन्स मायोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके, एंड हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये वन शॉट लेक्चर में भी बोला था कि इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ डैश। लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज इज अवर मिल्क शुगर, इट इज अ डाइसैकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। पर कौन से टाइप का ग्लूकोज और कौन से टाइप का गैलेक्टोज, अल्फा बीटा, क्या दिया गया है, लैक्टोज एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म विच इज मेड फ्रॉम बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो दोनों बीटा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मैंने अभी जस्ट बताया कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो प्राइमरी प्रोटीन है और सेकेंडरी प्रोटीन है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोटीन चेन्स टेक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के वजह, प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से बॉन्ड से बनता है, एक मिनट, प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से बॉन्ड से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होता है। इधर देखो, हमारा जो प्राइमरी प्रोटीन है, ये जो प्राइमरी प्रोटीन है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, वेट आई विल टेल यू। सी, 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अवर प्राइमरी प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज नो डाइसल्फाइड बॉन्ड, सॉरी ये आंसर है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज नो डाइसल्फाइड बॉन्ड। प्राइमरी प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी प्रोटीन। आपके 2 अमीनो एसिड्स जब एक साथ आते हैं तो इसमें से कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये नया बॉन्ड बनता है। तो ये जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस न्यू बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। सो प्राइमरी प्रोटीन में हमको क्या देखने मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। लिनोलिक एसिड इज फाउंड इन मेनी सेल्स, सीड सेल्स। Lipid molecules are soluble in water. Lipid means fat. Fat is not soluble in water. Glycolipids contain glucose and fatty acids. And wax are solid at room temperature. जो आप हनी वगैरह लगाते हो या वैसलीन लगाते हो तो वो solid रहता है room temperature. So lipids are water insoluble. Okay, only this option is incorrect. बाकी सारे options आपके correct है. So option number B is incorrect. Very obvious statement. Okay. Which of the following statements regarding fat is true? Saturated fat bad होता है, unsaturated fat अच्छा होता है, fats are low calorie value गलत, fats में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, कोलेस्ट्रॉल
इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, दिस इज करेक्ट। प्लांट्स में हमको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, प्लांट्स में जो स्टिरॉल प्रेजेंट होता है उस स्टिरॉल को बोलते हैं फाइटोस्टिरॉल। कोलेस्टेरॉल इज फाउंड इन एनिमल्स, फाइटोस्टिरॉल इज फाउंड इन प्लांट्स, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पाल्मिटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, गलत। पाल्मोलिन ऑयल सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो यहाँ पे सैचुरेटेड आना चाहिए। वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड, गलत, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड। फैट्स एंड वैक्सेस, these are example of simple lipids, so only option number B is the correct statement. Cholesterol is not found in plants, plants में phytosterol present होता है। okay, next, which of the following statements regarding secondary metabolites is true? इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है secondary metabolites. Secondary metabolites are insoluble in any solvent. Nitrogen containing secondary metabolites include extremely diverse class which may contain sulfur. Tannins are used for astringency. Mevalonic acid mainly consists of carbon and hydrogen. इधर देखो, ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इतना मुझे याद है। Tannins are used for astringency. मेवालोनिक एसिड की अगर हम बात करें, यहाँ क्या बोला है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंटेन सल्फर, so option number 2 is also correct. Mevalonic acid, terpenes are made from mevalonic acid जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, so this is also correct. Secondary metabolites are insoluble in any solvent, this is false. Secondary metabolites किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होंगे ही ना, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, फिर उससे हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, बाकी सब। Which of the following secondary metabolites are used for recreation and stimulation? Recreation and stimulation मतलब कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूज होता है, इधर देखो दिया है यहाँ पे। कुछ तूफानी करने का मन करेगा, कुछ रिक्रिएशन करने का मन करेगा, तो कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूज होता है? निकोटीन, कोकेन एंड टर्पीन लाइक कैनाबिनॉल। निकोटीन, कोकेन एंड कैनाबिनॉल, so cocaine, cannabinol, these are used for recreation and stimulation, option number 2 and option number 3. Morphine हम कुछ तूफानी करने के लिए यूज नहीं करते हैं, मॉर्फिन इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, ये मेडिसिन के जैसे यूज होता है, जस्ट ऑपरेशन से पहले इंजेक्ट किया जाता है। A secondary metabolite are produced by plants as a result of secondary metabolism. Some secondary metabolites have antibiotic properties, correct. So both the statements are correct. Secondary metabolites plant से भी मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म से भी मिलते हैं, और इनसे हम यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। ओके, चलो मेरा फेवरेट क्वेश्चन। सेल्यूलोज इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड, गलत। सेल्यूलोज इज होमोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि सेल्यूलोज किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है, ये प्योर ग्लूकोज से बनता है। प्रोटीन्स का एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्पीन, मतलब करेक्ट। प्राइमरी मेटाबोलाइट ग्लूकोज से इजीली एटीपी मिलता है, सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये देखो सेल्यूलोज क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज इज नॉट हेटेरोपॉलीसैकेराइड, it is made up of only glucose units and no other sugar. Okay, all right, again match the column. Complementary nucleotide, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, मतलब एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में, मतलब समझो ये मेरा एक स्ट्रैंडेड डीएनए का, ये मेरा दूसरा स्ट्रैंडेड डीएनए का, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? फाइंड, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। तो एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या दिया है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज गलत। एडिनाइन और थाइमीन के बीच में, या जो भी न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानाइन एंड साइटोसिन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आना चाहिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनके बीच में रहेगा। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। पॉलीसैकेराइड, दो शुगर्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और फैट्स के पास अस्टर बॉन्ड होता है, सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट स्टेट। ये देखो, दो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन, ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, which of the following statements regarding enzymes is not true? enzymes का false statement क्या है? Okay, all enzymes have
स्पेसिफिक 3D कंफर्मेशन, करेक्ट, हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. Km वैल्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ गिवन एंजाइम, करेक्ट. Km वैल्यू मतलब हमारा जो एंजाइम है वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ कितना रिएक्ट कर सकता है. मोस्ट एंजाइम्स आर फंक्शनल एट न्यूट्रल पीएच, गलत. हर एक एंजाइम का अपना अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है. जैसे कि अगर हम एंजाइम का पेप्सिन एंजाइम का एग्जांपल लेते हैं, पेप्सिन एंजाइम इज एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो ये 2.0 पीएच में काम करता है, 1.8. और ट्रिप्सिन एंजाइम, दोनों सेम एंजाइम है, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, बट ट्रिप्सिन एंजाइम कौन से पीएच पे काम करता है, 9.0. अभी दोनों एंजाइम सेम प्रॉपर्टी दिखाता है बट दोनों का पीएच अलग अलग है. तो ऑल द एंजाइम्स हैव देयर ओन ऑप्टिमम पीएच. हर एक एंजाइम न्यूट्रल पीएच पे काम नहीं करता. सम एंजाइम्स वर्क एट एसिडिक पीएच, सम एंजाइम्स वर्क एट बेसिक पीएच, सो दे हैव डिफरेंट पीएच. So option number C is the incorrect statement. Okay, next, which of the following statement is correct with reference to enzyme? Okay, the enzymes present in chloroplast and mitochondria are exoenzymes. No, गलत. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एंजाइम है वो खुद का एंजाइम्स है ना, तो दैट इज एंडो एंजाइम्स. ऑल एंजाइम्स आर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. नो, some enzymes can perform functions beyond the range of their pH value. The activity of enzymes is reduced at low temperature. ये देखो, enzymes are destroyed at high temperature. The activity of enzyme is reduced at low temperature. So enzymes are destroyed at high temperature or below. They are not destroyed but they become inactive. Most of the enzymes work at optimum temperature. So this is the correct statement. The activity of enzymes is reduced at low temperature. अगर आप 30 डिग्रीज के नीचे गए, 25 to 30 डिग्रीज ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है. बाकी सब स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. ओके, ऑल एंजाइम्स आर, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज एक्सोएंजाइम. ये मैंने पहले ही बोला ना, दीज आर एंडो एंजाइम्स. ऑल एंजाइम्स आर नॉट कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. सम एंजाइम्स कैन परफॉर्म फंक्शंस बियॉन्ड द रेंज ऑफ देयर पीएच वैल्यू. हर एक एंजाइम का पीएच भी फिक्स होता है. The activity of enzyme is reduced. अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर कम ले करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी. तो दिस इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, बाकी सब गलत दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, pyrimidine cytosine pairs with purine guanine with how many hydrogen bonds? guanine और cytosine के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है? ये कितना दिख रहा है? काउंट करो और आंसर टिक करो. देखो, एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है. इधर पे भी मैंने दिखाया था ना, एडिनाइन एंड थाइमीन हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. ये देखो, इधर पे 2 है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स है? काउंट इट. ग्वानाइन और साइटोसाइन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स है? काउंट करो और नीचे आंसर कमेंट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी. चूज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट्स. ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन देयर फंक्शन, एम्फोटेरिक नेचर इन देयर फंक्शन. दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमारा प्रोटीन एसिड जैसा भी काम करता है ब्लड में. एंड वी हैव बेसिक प्रोटीन्स आल्सो लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन जो हिस्टोन प्रोटीन्स बनाते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. प्रोटीन्स आर डाइपोलर आयंस एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. दिस इज आल्सो करेक्ट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में हमारे प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो प्लस माइनस मिला के हमारा नेट चार्ज 0 हो जाता है. So they are bipolar ions. They have positive as well as negative charge. So both the statements are correct with respect to proteins. वाह, सरप्राइज, मेरे को लगा मैंने 20 क्वेश्चंस डाले, 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर. ओके, तो अगेन मैच द कॉलम. चलो एग्जांपल्स देखते हैं. आपको एकदम स्टार्टिंग में जो टेबल पिंक कलर का दिया है उसमें से ये आंसर आए. हेटेरोपॉलीसैकेराइड मतलब ऐसा शुगर जो शुगर प्लस प्रोटीन से बना है. 1 का आंसर आएगा डी. चेक करो, 1 का आंसर डी, यहाँ पे है, यहाँ पे है. ये 2 ऑप्शंस कट कर दो. अभी होमोपॉलीसैकेराइड मतलब प्योर ग्लूकोज, तो इसका एग्जांपल आएगा 3 का आंसर आएगा ए. 3 का आंसर ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. प्योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. एकदम सेफ चलने का. आपको बाकी सब नहीं पता तो आप जो पता है उसके बेसिस पे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते. तो ऑप्शन नंबर ये देखो, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड. होमोपॉलीसैकेराइड में आएगा ग्लाइकोजन, हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आएगा हिपैरिन. ओके, और अगर अल्डोज शुगर की बात करें, अल्डिहाइड शुगर, तो अल्डिहाइड शुगर में आएगा आपका जाइलोज और कीटोज शुगर में आएगा आपका राइबोलोज. तो आप ये भी मैच कर सकते. 4 का आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, खत्म.
फिर से याद दिला रही हूँ, आमच्या ॲपमध्ये खूप सारे फ्री मटेरियल अवेलेबल आहेत. आप फ्री मटेरियल यूज करो, ऐप इंस्टॉल करो, लॉग इन करो. यहाँ पे आपको सब फ्री मटेरियल मिलेगा. प्लीज मॉक टेस्ट सॉल्व करो. अजून मॉक टेस्ट हवे असतील तर मॉक टेस्ट कोर्स परचेस करा. तुम्हाला मॉक टेस्ट मध्ये खूप सारे प्रश्न मिळतील सॉल्व करायला. कारण हे सगळे प्रश्न, मतलब ये सारे क्वेश्चन हमने सीईटी पैटर्न से सेट किए, सब पीवाईक्यूज है. कोर्स परचेस करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो. आपको हमने ये चैनल स्पेशली बनाकर दिया है. इस चैनल में आपके आने वाले जितने भी एडमिशन प्रोसेस की काउंसलिंग है, सारी की सारी एडमिशन प्रोसेस की काउंसलिंग आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है. सब लोग डिस्क्रिप्शन चेक करो, ज्ञान लैब ट्यूटोरियल का लिंक आपको दिया है. इस चैनल को ज्वाइन करो. फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब वीडियोस इसी चैनल पे आने वाले. अगर आपको और फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल पे बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल, आप फ्री मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. फिजिक्स का भी मटेरियल अवेलेबल है. आपको बस अब पढ़ाई करनी है. एग्जाम के लिए गिन के 8-10 दिन भी नहीं बचे हैं. बाप रे, बहुत कम टाइम बचा है. तो जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना टेक्स्ट बुक रीडिंग करो. प्लीज डोंट मिस अवर लाइव सेशंस. हम जो लाइव सेशंस लेकर आ रहे हैं, इन लाइव सेशंस में हम आपकी पोल्स देते हैं. हम आपको लाइव पोल्स देते हैं और इसमें हम आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं. प्लस आपके लिए हमने जो कम्युनिटी पोल स्टार्ट किया है, प्लीज वो कम्युनिटी पोल भी अटेम्प्ट करो. इट विल हेल्प यू इन योर परफॉर्मेंस. ओके, तो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट कौन से चैप्टर का एमसीक्यू आपको चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, 14, 15, इन तीनों में से मैं कौन से चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आऊं, जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ. एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.